हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन का नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार फिर हमें पता ही है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये हमने पहले पढ़ लिया बहुत ही डिटेल में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके फीचर्स पढ़ेंगे, जो कि आपको काफ़ी हद तक मैनेजमेंट के फीचर्स दिखाई देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखिए, कोऑर्डिनेशन कह रहा है कि एक ग्रुप एफर्ट है। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है, और कोऑर्डिनेशन के भी उसमें हमने पढ़ा था मीनिंग में कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ ग्रुप एफर्ट। क्योंकि जो ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसीलिए इन सभी लोगों को संभालने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर उसको अचीव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक बार आप देखिए, कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू अ ग्रुप एफर्ट। जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन का वो हमेशा ग्रुप एफर्ट पे ही एप्लीकेबल होगा। और अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल होता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन when only single individual is working. Therefore whenever the single individual is working, there is not required, means coordination is not required at all, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. The need for the orderliness integration arises only when more individuals are working. देखिए, अगर हम ऑर्डरलीनेस, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है कि हर चीज़ को ऑर्डर में लेके चलना। तो अगर हमें ऑर्डरलीनेस बनाना है, कोऑर्डिनेशन करना है, तो हमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी। एक से ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे तभी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अगर हम देखें ग्रुप के अंदर, देखिए मैं आपको डायग्राम से एक दिखाता हूँ। अगर हम ग्रुप के अंदर देखें, ये देखिए ज़रा ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, और आप रोज़ इस चीज़ से गुजरते हो। ये है एक क्लासरूम जिसमें सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली, और टीचर पढ़ा रहे हैं लेक्चर्स। अब आप कुछ बच्चों को ध्यान से देखिए ज़रा किस तरह से बैठे हैं। हाँ देखिए, क्योंकि आप इस काम में एक्सपर्ट हैं, यू हैव बीन डूइंग फॉर ईयर्स, आप एक्सपीरियंस होल्डर है इस मामले में। तो ये देखिए ज़रा, मैं आपको हाईलाइट कर लूँगा, अब तक आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। इन जनाब को देखिए आप, लुक हिम। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं एज यूजुअल। ये देखिए ज़रा, फर्स्ट बेंचर्स को देख लीजिए आप, है ना। ये स्टूडेंट भी काफ़ी अटेंटिव है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इतने ग्रुप में हर एक बच्चा तो कंसंट्रेट करने से रहा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के अपनी खूबियाँ होती हैं, अपने तरीके होते हैं, उसको उसकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, उसके अंदर अपने तरीके होते हैं समझने के और बिहेव करने के। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि ये ग्रुप को इंटीग्रेट करने का काम करता है। ओके, इंटीग्रेट का मतलब होता है टू जॉइन थिंग्स सो दैट दे वर्क टुगेदर। तो हमें क्या करना हो एज अ टीचर, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जॉइन थिंग्स सो दैट दे वर्क टुगेदर। नाउ यू हैव बीन ऑब्जर्विंग, आप ऑब्जर्व करते होगे कि टीचर जो है कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि बच्चे एक साथ काम करें। क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको मना किया जाता है और बोला जाता है पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी आपकी वजह से। तो वो बच्चे को यूनाइट किया जाता है और उसका जो है कंसंट्रेशन वापस लाया जाता है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि इवन दो द वर्किंग स्टाइल इज डिफरेंट अमंग द स्टूडेंट्स, इवन देन द क्लास हैव टू बी इंटीग्रेटेड। ओके, तो देयरफॉर यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग सो दैट नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। तो हर एक बच्चे का अपना अपना स्टाइल होता है वर्किंग करने का, काम करने का, हर एक इंडिविजुअल का। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेशन जब भी टेस्ट में आता है तो इसका फीचर लिख के जब समझाने की बारी आएगी तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। तो यू विल स्टार्ट राइटिंग दैट लुक द कोऑर्डिनेशन in management there are lot of people, group of people, and so as to unite them, so as to integrate them, one have to one have to integrate or join the things together so as to work. तो कोऑर्डिनेशन ये इसमें लागू होता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर ये होता है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड फीचर के अंदर, ये है एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। इसमें बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एंश्योर करता है यूनिटी, यानी कि ये क्या करता है, ज्वाइन सब सेपरेट पार्ट्स। बहुत सारे आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप इस डायग्राम से देख सकते हो, आपके लिए डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसको अब देखिए,
अब आसानी होगी देखने में। यहाँ देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, वन इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है डिपार्टमेंट होता है, ये क्या करता है, ह्यूमन बींग से डील करता है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिपार्टमेंट्स उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये सब आपस में यूनाइट होके काम करें, क्योंकि अगर एक ने भी अगर ढंग से काम नहीं किया ना तो सब काम यूजलेस हो जाएगा, कोई भी काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। और ये एक बाइंडिंग फोर्स है जो डिपार्टमेंट को क्लोज करके रखता है। कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है। अब आप देखो जरा, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, परचेज करना, रॉ मटेरियल्स को परचेज करना, गुड्स को परचेज करना। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, गुड्स को सेल करना, जो भी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनको सेल करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करना, पैसे देना। तो इमेजिन कीजिए अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे देने से मना कर दे तो क्या परचेज डिपार्टमेंट परचेज कर पाएगा? एंड इफ द परचेज डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू परचेज, देन क्या सेल्स डिपार्टमेंट किसी काम का है? तो इससे हम ये देख रहे हैं कि ये बाइंडिंग फोर्स है, हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ जरा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है, स्टाफिंग करना। अब मान लीजिए एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो ये तीनों डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से तो यूजलेस है, बिकॉज द पीपल आर देयर हु आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि मतलब यूनाइट करना बहुत जरूरी है, यू हैव टू ज्वाइन सेपरेट पार्ट्स। ओके, तो देयरफॉर अब हम देख सकते हैं, कह रहा है कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसाइज ऑन यूनिफाइंग the efforts of different individuals because conflicting efforts may cause damage। तो अगर यहाँ conflict हो जाता है डिपार्टमेंट्स के अंदर तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स ऑल द डिपार्टमेंट्स वर्क हैंड इन हैंड। हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलके काम करे एंड क्रिएट अ बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। और ये भी सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एक यूनिटी के साथ एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करें। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमने दोनों पढ़ लिया है। पहले में हमने पढ़ा कि ये ग्रुप एफर्ट है और इसमें ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल में सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। हमने क्लास का एग्जांपल समझा। हर एक आपने क्लास में देखा होगा, हर बच्चे की अपनी स्टाइल है काम करने की। कोई बातूनी होते हैं, कई बहुत कंसंट्रेट करते हैं, कई उन दोनों के बीच में होते हैं, कई पीछे चुटकुले बना रहे होते हैं और अगर समझने की बारी आई तो सबसे ज़्यादा समझ लेते हैं कंसेप्ट को। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर का काम क्या है या कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है यहाँ पे? उन कोऑर्डिनेशन का रोल है उनको इंटीग्रेट करना, सबको एक साथ मिला के लाना। अगर वो होमवर्क दे रहा है या कोई टॉपिक करा रहा है तो उसका काम है ये कोशिश करना है कि हर एक बच्चा उस टॉपिक को समझे और उस टॉपिक के हिसाब से ही चले। फिर आ जाता था इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर सेपरेट पार्ट्स को ज्वाइन करना होता है, हर एक डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करना होता है। तो आप देखोगे हर एक डिपार्टमेंट आपस में मिलकर काम करता है, बाइंडिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। अब थर्ड पे आ गए हम लोग। थर्ड है कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप देखो क्या मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है ना ये नेवर एंडिंग प्रोसेस माना जाता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। कह रहा है कि इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन दो इट्स डिग्री में वैरी। कह रहा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हो सकता है कि इसकी डिग्री जो है वैरी कर सकती है। ठीक है, द मैनेजर्स वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज के नॉट फंक्शन। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्लानिंग होती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए आप पीछे हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है। सबसे पहले कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम कोऑर्डिनेशन में देखें तो पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले जो टॉप लेवल पे होता है वो प्लानिंग का काम होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग और फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप यहाँ पे ये देखो ये कंटिन्यूस है। जब प्लानिंग करा जाएगा तो उस समय प्लान किया जाता है कि किस तरह से हम लोग किस किस लोगों को रखेंगे, क्या क्या डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो प्लानिंग के समय ही ऑर्गेनाइजिंग का सोचा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग के समय स्टाफिंग का सोचा जाता है। तो वन बाय वन ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जब कोऑर्डिनेशन भी इसीलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस माना जा सकता है। आप टेस्ट में इसको ऐसे लिख सकते हो कि जब कोऑर्डिनेशन होता है तो उसमें सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लानिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी होता है, स्टाफिंग भी होता है, डायरेक्टिंग भी होता है और कंट्रोलिंग भी होता है। तो वन बाय वन चलता रहेगा और ये कभी स्टेप्स खत्म नहीं होते। जैसे स्टाफिंग का एग्जांपल आप दे सकते हो कि स्टाफिंग के अंदर क्या एम्प्लॉय को हमने एक बार चुन लिया तो काम खत्म? आंसर है नहीं।
कि आपने एक एम्प्लॉय को चुना तो ये थोड़ी ना है कि कसम खा के आया कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़िंदगी भर काम करता रहूँगा। वो तो हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह अच्छा जॉब मिलेगा तो छोड़ के निकल लेगा अगले दिन, फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए स्टाफिंग का काम क्या होता है, बार बार एम्प्लॉयज़ को जब कोई छोड़ के जाता है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट करने की सोचना होता है, ट्रेनिंग देना होता है, डेवलपमेंट करना होता है। तो ये सारे काम कंटिन्यूस चलते हैं, एक दिन में नहीं खत्म होते हैं। तो इसीलिए ये इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज़ होता है। अगर हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की भी बात करें तो वो भी तो वर्कर के साथ डील करता रहता है कंटिन्यूसली। आज उसे मोटिवेट करेगा, कल को एम्प्लॉय, आप देखोगे वर्कर्स को डील करना इतना आसान नहीं है। आपने घर में काम कराया होगा, कई बार काम करने आते होंगे वर्कर्स, उनको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम है। कई बार तो ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, आपके घर में भी आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, वर्कर आया, आपने काम कराया, अगले दिन अंडरग्राउंड हो जाता है, एक दो दिन ढूंढते रहो, फिर एक दो दिन के बाद आता है वो, कोई बहाना बना देगा। तो ये हैंडल करना इतना आसान नहीं है। यू हैव टू कंप्लीट कंटिन्यूसली वर्क ऑन हिम, आपको लगातार करना पड़ेगा। तो यही है कि इसमें आप लिख सकते हो कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। देखिए कोऑर्डिनेशन कह रहा है कि ये परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, एप्लीकेबल एवरीवेयर, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। तो क्या कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे एप्लीकेबल है? क्या टॉप लेवल पे भी है, मिडिल पे भी है, लोअर पे भी है, लोअर लेवल पे भी है? वन बाय वन देखते हैं। कह रहा है कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सल फंक्शन है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। कैसे? अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन जो है टॉप लेवल पे भी होता है। अगर आप देखिए कोऑर्डिनेशन कैसे टॉप लेवल पे होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन टॉप प्लानिंग करते समय मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, यानी कि प्लानिंग के समय ही वो ऑर्गेनाइजिंग की सोच रहा होता है। तो इसीलिए ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन है। फिर इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग में देख लीजिए, जब डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं तो उसमें कितने लोग चाहिए वो स्टाफिंग में सोचा जाता है। तो स्टाफिंग के समय बताया जाता है कि किस तरह के लोगों को आपको एम्प्लॉय करना है। और स्टाफिंग में जब आप एम्प्लॉय को स्टाफ करोगे यानी कि सेलेक्ट करोगे, तो उस समय आपको लोअर लेवल से बात करनी पड़ती है। लोअर लेवल से पूछना पड़ता है कि भाई मैं किस तरह के पर्सन को लूँ, अगर मैं वर्कर को ले रहा हूँ तो उसको कितनी सैलरी दूंगा या कैसे करूँगा कि वो हाईली मोटिवेटेड रहे। तो हमेशा सुपरवाइजरी लेवल से भी पूछा जाता है, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल ही वो लेवल है जो उससे डील कराएगा, काम कराएगा। ठीक है, और इसके बारे में मैंने बहुत पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो आप वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और काम कराते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन हर जगह एप्लीकेबल है, प्लानिंग करते समय भी, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे तब भी, स्टाफिंग कर रहे थे तब भी, और आप जब सुपरवाइजरी लेवल पे हो तब भी। तो बस फ़र्क ये होगा कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम। ठीक है, कहीं ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं कम की पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए स्टाफिंग है, अब स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है भाई? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ना। आपको सुपरवाइजरी लेवल से पूछना तो पड़ेगा कि भाई विच टाइप ऑफ पर्सन यू वुड प्रीफर टू वर्क विद, किस तरह के लोग को आप चाहिए आपको काम करने के लिए। ठीक है, तो वो सुपरवाइजरी लेवल बताता है कि मुझे डिसिप्लिन चाहिए या मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। अगली बार कोई आप एम्प्लॉई या वर्कर ढूंढते हो तो इस लेवल का ढूंढो, हमारी फैक्ट्री के नज़दीक का ढूंढो। आने में बहाना बनाते हैं, लेट हो जाते हैं, हम बार बार बोलते हैं तो कहते हैं कि ट्रैफिक जाम था या इस तरह के बहाने बना रहे हैं। तो एक तरह से स्टाफिंग को पता चल जाता है कि हमें इतने रेंज में ढूंढना है वर्कर को। तो ये एक आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, तो देखो कितना अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। आपको ये सोचना है कि कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। देखो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है ना, हर एक मैनेजर की जिम्मेवारी है। हर एक, जितने भी मैनेजर्स होते हैं ये सबकी जिम्मेवारी है कि कोऑर्डिनेशन हो। कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ टास्क ओनली ऑफ टॉप मैनेजर्स बट मैनेजमेंट वर्किंग एट ऑल द लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान्स, पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और मिडिल लेवल क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंट में, और लोअर लेवल क्या करता है? वर्कर्स के साथ डील करता है। तो हम देखिए, हम इसमें लिखते समय ये लिखेंगे कि हर एक मैनेजर की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमने ऊपर भी काफ़ी हद तक इसमें डिस्कस कर लिया कि जिस समय टॉप लेवल मैनेजर्स जो होंगे वो अपना क्या कर रहे होंगे, वो प्लानिंग करेंगे कि ओवरऑल प्लान्स कैसे बनाया जाए, पॉलिसी कैसे बनाया जाए। पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जनरल गाइडलाइन है, तो क्या गाइडलाइंस रहेगी, वर्कर्स कैसे उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे और किस तरह से उसको एक गाइडिंग फोर्स दिया जाएगा।
फिर आ जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से आप स्टाफिंग वाले में भी देख लो, हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय को चुने उसको अच्छे से प्रॉपरली स्टाफिंग हो, है ना, और उसको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए जिससे कि वो जाके अच्छा जॉब करे। फिर लास्ट में आ जाता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कह रहा है कोऑर्डिनेशन जो है डेलिबरेट फंक्शन है। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचा समझा। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हो जाए। डेलिब्रेट मीन्स आपने बहुत अच्छे से उसमें प्लानिंग की हो और पहले ही सोच रखा हो। तो कह रहा है एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन। हर एक मैनेजर चाहता है कि कोऑर्डिनेट करे अच्छे से और कंफ्यूजन को खत्म करे, जिससे कि केओस ना हो और कंफ्यूजन खत्म हो जाए। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड। कह रहा है कि बिना कोऑर्डिनेशन के उनका जो एफर्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफिल नहीं हो सकता। एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ाऊँ और मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ। आई एम रेडी टू टीच इन अ पर्टिकुलर क्लास, बट द टाइम टेबल इज नॉट प्रिपेयर्ड इन द स्कूल फॉर मी इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन और क्लास। तो क्या मैं उस क्लास को पढ़ा सकता हूँ क्या जाके? आपको भी पता है कि मैं उस क्लास में एंट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें मेरे टाइम टेबल के हिसाब से नहीं बनाया गया है। आई एम नॉट सपोज टू टीच इन दैट पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर सेक्शन, यू कैन से। तो क्योंकि टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, तो मैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर सेक्शन में जिसकी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी या फिर अच्छे से पढ़ाने के लिए विल रखता हूँ, मैं नहीं जाके करा सकता। तो क्लास के नॉट बी अरेंज फॉर मी, यू कैन से। तो इन दैट सिचुएशन द एफर्ट ऑफ अ टीचर इज मीनिंगलेस। मेरा एफर्ट तो जीरो हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि उस तरह से प्लान ही नहीं किया गया था, कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। तो टाइम टेबल अच्छे से बना नहीं था और टाइम टेबल कोऑर्डिनेटेड वे में सोचा समझा नहीं बनाया गया था। देयरफॉर आई विल नॉट बी एबल टू टीच। इसी तरह से आपने देखा होगा टाइम टेबल में कई बार क्या होता है, लास्ट पीरियड अगर मान लीजिए आप उस सब्जेक्ट का दे दो जिसमें रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो क्या वो क्लास अच्छी जाएगी? आंसर है नहीं। इवन आफ्टर ट्राइंग, आप देखो प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकली ये है कि लास्ट पीरियड में क्या होता है आपको भी पता है, स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ और उनकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो वो कितना भी कंसंट्रेट कराओगे तो जितना फर्स्ट पीरियड में कंसंट्रेट करेगा स्टूडेंट उतना नहीं कर सकता लास्ट पीरियड में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक डेलिबरेट फंक्शन है। प्लान जो आप अगर देखो, कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि उन सब्जेक्ट्स को पहले रखो, बीइंग अ प्लानर टाइम टेबल बनाने के हिसाब से, कि उनको पहले रखिए जो जिसमें रिटेंशन पावर ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से किया जा सकता है। तो इसमें हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है। यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल, टीचर वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि अगर टीचर पढ़ाने में विल रखता है और कोऑपरेटिव है, लेकिन उसको टाइम टेबल नहीं दिया गया, तो वो उस क्लास को पढ़ा ही नहीं सकता। तो ये एक डेलिबरेट फंक्शन है, इसमें बहुत ही प्लानिंग से करना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हो, कह रहा है कि विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स इंडिविजुअल के नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, दैट इज वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो वो जानबूझ के पहले ही से प्लानिंग करके रखना पड़ता है कि इस तरह से हम करेंगे तो ये अचीव हो पाएगा। ठीक है, अब आप देखिए हमने सारे इसके जो है फीचर्स पढ़ लिए, नेचर इसके। अब आप इसमें एक हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन जो है ये एक परवेसिव फंक्शन है, राइट, यानी कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, टॉप लेवल में भी, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी, लेकिन इसकी डिग्री अलग अलग है। ठीक है, मतलब जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है टॉप लेवल में कहीं कहीं ज़्यादा हो सकती है और कहीं कम हो सकती है। तो आपको ये बताना है, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, you will have to just look here. This is the top level, this is the middle level and the lower level. We have already learned in the previous videos. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा किस में ज़रूरत होगी? फर्स्ट वाले में क्या, या सेकंड वाले में, या थर्ड वाले में? क्योंकि हम मैनेजमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, तो आप यू हैव टू आंसर कि इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द हाइएस्ट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू यू। ओके, तो आपका मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी देख के, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। और कोशिश कीजिएगा कि नोट्स में कुछ एग्जांपल्स ऐसे रख सको आप। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसमें से एग्जांपल्स जो है आप जो हमने डिस्कस किया है वो भी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल रख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज़ आप
बार बार आपको मिले टॉपिक के हिसाब से। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।